बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन क्रिस्टल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के सिलसिले का हमारा 9th लेक्चर है। आज का लेक्चर है वाइडमैन फ्रांस लॉरेंट्ज लॉ। ठीक है जी, इसमें हम डिस्कस करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रेशो। तो वाइडमैन फ्रांस लॉ को हम डिटेल में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि मेटल्स में थर्मल कंडक्टिविटी किसे कहते हैं। Thermal conductivity is a process in which heat is transferred from one part of the body to another as a result of temperature gradient। यानी टेम्परेचर के डिफरेंस से हीट का बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मुंतकिल होना, इसे आप थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। इफ़ ग्रेडियंट इज़ यूनिफॉर्म, यानी कि अगर तो टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है यानी टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो पॉइंट टू पॉइंट सेम चेंज उसमें आ रही है। The amount of thermal energy crossing a unit area in unit time is directly proportional to the temperature gradient। जैसे यहाँ नीचे फिगर में देखें, ये पॉइंट जो है ये हाई टेम्परेचर पे है, इसका टेम्परेचर है TH। ये पॉइंट जो है ये लो टेम्परेचर पे है, इसका टेम्परेचर है TC। और हीट जो है वो इधर से इधर तक ट्रांसफ़र हो रही है। तो जो चेंज आ रहा है पॉइंट टू पॉइंट, जैसे आप हाई टू कोल्ड रीजन की तरफ जाते जाएं, टेम्परेचर का चेंज जो है वो एक जैसा आ रहा है, यानी टेम्परेचर चेंज जो है ये यूनिफॉर्म है। ऐसे में अगर आप एक यूनिट एरिया इस में कंसिडर कर लें, तो इस यूनिट एरिया से जो एनर्जी क्रॉस करेगी इस यूनिट एरिया को यूनिट टाइम में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर ग्रेडियंट के। ठीक है जी, जिसको आप ऐसे लिखेंगे Q इज़ प्रोपोर्शनल टू dt बाय dx। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो ये बन जाएगा K dt बाय dx। dt बाय dx टेम्परेचर ग्रेडियंट है, K इसमें जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी है। In metals, heat is carried by free electrons according to free electron model। free electron model हमने ये कहता है कि जो heat का transfer है metals में, वो mainly due to free electrons है, कि metals में free electrons होते हैं और वो heat को एक point से दूसरे point तक transfer करते हैं। The electronic contribution of thermal conductivity is metal is given as। अगर हम specific heat का concept और बाकी gradient के की वैल्यूज़ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स अगर हम पुट करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के फॉर्मूले में, तो हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी के फॉर्मूले में, तो हमारे पास जो थर्मल कंडक्टिविटी जो हम इलेक्ट्रॉन्स के लिए कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू आती है पाई स्क्वायर n k स्क्वायर टॉ डिवाइडेड बाय 3m इंटू टी, जिसमें n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, k स्क्वायर क्या है, इट इज़ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड टॉ क्या है, टॉ इज़ द मीन फ्री टाइम, यानी टू सक्सेसिव कोलिजन्स के दरमियान जो टाइम लगता है इलेक्ट्रॉन्स की, टू सक्सेसिव कोलिजन्स के दरमियान जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको आप टॉ कहेंगे। ये आपने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के उसमें भी पढ़ा था टॉपिक में। टी क्या है, इट इज़ द टेम्परेचर। अच्छा जी, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। वाइडमैन फ्रांस लॉ सबसे पहले हमारे पास है। वाइडमैन फ्रांस लॉ, द ड्रूडे मॉडल assumes that bulk of thermal current in a metal is carried by the conduction electrons। ठीक है जी, ड्रूडे के मुताबिक, ड्रूडे के फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी के मुताबिक जो थर्मल करंट है यानी थर्मल कंडक्टिविटी है, वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो थर्मली कंडक्ट करते हैं, हीट को यानी ट्रांसफ़र करते हैं। ये आइडिया दिया था ड्रूडे ने। The most impressive success of Drude's free electron model at the time it was proposed was its explanation of the empirical law of Weidmann and France। Weidmann और फ्रांस उससे पहले अपना लॉ दे चुके थे 1853 में, लेकिन ड्रूडे के फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ने उस वाइडमैन और फ्रांस
के लॉ को अच्छा एक्सप्लेन कर लिया, यानी काफ़ी हद तक उसको उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो की। The Weidmann-Franz law states that the ratio K over sigma, एक्चुअली Weidmann-Franz law क्या था, वो ये है कि K रेशियो सिग्मा, K क्या है थर्मल कंडक्टिविटी, सिग्मा क्या है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का अगर रेशियो लिया जाए बहुत सी मेटल्स के लिए ऑफ अ ग्रेट नंबर ऑफ मेटल्स, यानी बहुत सी मेटल्स में अगर किसी भी मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के साथ लिया जाए तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। ठीक है, जितने टेम्परेचर पे आप जैसे मतलब क्या है कि ये रेशियो टेम्परेचर हाई करेंगे तो ये रेशियो हाई होता जाएगा, और टेम्परेचर लो करेंगे तो ये रेशियो जो है वो लो होता जाएगा। यानी टेम्परेचर के साथ ये रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात किसने कही थी? वाइडमैन एंड फ्रांस ने। with a proportionality constant which is the same for all metals, और इसमें अगर K over sigma डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो जाहिर है कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी आएगा। तो वो कहते हैं कि जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो तमाम मेटल्स के लिए एक जैसा है, यानी मेटल टू मेटल आप वेरी करते जाएं, डिफरेंट मेटल्स लेते जाएं, तो हर एक मेटल के लिए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है वो सेम रहता है। अच्छा जी, अब इसमें हमारे पास आ गया वाइडमैन फ्रांस लॉरेंट्स लॉ। लॉरेंट्स का भी इसमें जिक्र आ रहा है, तो साथ में लॉरेंट्स लॉ क्या है? वी नो इन फिजिक्स इलेक्ट्रॉन्स कैरी बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हीट को भी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। देयरफॉर इट इज नेचुरल टू एक्सपेक्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटीज। इसलिए इनके दरमियान दोनों कंडक्शंस में आपस में क्या रिलेशनशिप है, इसको डिराइव करना एक नेचुरल एक्सपेक्टेशन है। The interconnection between electrical conductivity and heat conductivity is explained by the fact that both of these properties of metals are mainly caused by the movement of electrons। और free electron के मुताबिक, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के मुताबिक कंडक्शन जो है वो किसकी वजह से होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रीली, तो इसलिए वो कंडक्ट करते हैं metals में। The Weidmann-Franz law was explained for the first time by the German physicist P. Drude, who regarded electrons in metal as a gas। Drude ने, जैसे पहले भी आपको पिछली स्लाइड पे भी बताया कि Drude ने एक्सप्लेन किया, Drude ने फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल की बेस पे Weidmann-Franz लॉ को एक्सप्लेन किया, और उसने ये एक्सप्लेनेशन किस बेसिस पे ली कि मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री गैस की, जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस में, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल्स में। और इसीलिए उसने कौन सा मेथड अप्लाई किया? उसने वाइडमैन फ्रांस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए उसने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के फार्मूलाज को यूज किया, क्लासिकल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के फार्मूलाज को यूज किया। However, it was only with the aid of quantum statistics that an expression was obtained। अच्छा, अब क्या हुआ कि बहुत हद तक तो क्लासिकल काइनेटिक थ्योरी अप्लाई करने से वाइडमैन फ्रांस लॉ को अच्छा एक्सप्लेन किया जा सका, लेकिन फिर भी उसमें डिस्क्रिपेंसीज थी। कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से वैल्यूज जो हैं वो डिफर कर रही थी। तो फिर लॉरेंट्स एक साइंटिस्ट था, उसने उस लॉ को मॉडिफाई किया और उसने क्लासिकल काइनेटिक थ्योरी की बजाय क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के लॉ अप्लाई किए, और जो वाइडमैन फ्रांस लॉ था वो बन गया वाइडमैन फ्रांस लॉरेंट्स लॉ। और ये एक्सपेरिमेंट के साथ जो वैल्यू आई वाइडमैन फ्रांस लॉरेंट्स लॉ की, वो ज़्यादा एग्री करती थी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ के साथ। अब हम डिराइव करेंगे वाइडमैन फ्रांस लॉरेंट्स लॉ। इन 1853 जी वाइडमैन एंड R. France established on the basis of experimental data that for all metals the ratio of thermal conductivity K to electrical conductivity sigma at a constant temperature is the same।
ठीक है जी। उन्होंने क्या क्या कहा कि वाइडमैन और फ्रांस ने क्या कहा कि बहुत सी मेटल्स के लिए, बल्कि सारी मेटल्स के लिए थर्मल कंडक्टिविटी का रेशो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के साथ जब आप लेते हैं, तो अगर टेम्परेचर को आप सेम रखते हैं तो ये रेशो कांस्टेंट रहता है। यानी बेसिकली अगर टेम्परेचर सेम नहीं है तो ये रेशो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो ये रेशो हर मेटल के लिए सेम है। तो ऐसे में थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू हमने पीछे भी डिस्कस की, पाई स्क्वायर एन के स्क्वायर टी टॉ डिवाइडेड बाय 3m, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रीवियस लेक्चर में हमने डिराइव की थी एन ई स्क्वायर टॉ ओवर m। अब आप इन दोनों का रेशियो ले लें के ई ओवर सिग्मा, और इनकी वैल्यूज जो कुछ बहुत सी वैल्यूज इसमें से कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आपके पास के ई ओवर सिग्मा क्या आ रहा है, ये आ रहा है पाई स्क्वायर के स्क्वायर ओवर 3 ई स्क्वायर इंटू टी। अब आप ये देखिए गौर से कि इसमें पाई स्क्वायर और के स्क्वायर 3 ई स्क्वायर ये सब क्या है, ये कांस्टेंट है, और साथ में ये आपका टेम्परेचर आ गया। तो इसका मतलब है कि थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रेशियो जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर टेम्परेचर को इसमें कांस्टेंट कर देंगे तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। Weidmann and Franz observed that ratio Ke over sigma remains constant for all the metals at fixed temperature. Lorentz modified this result who observed that ratio Ke over sigma T actually remains constant. उन्होंने क्या किया कि ये लॉरेंस ने इसमें साथ में ये चीज ऐड कर दी कि वो टी को इधर ले आया, तो के ई ओवर सिग्मा टी बन गया। यानी के ई ओवर सिग्मा टी का रेशियो वो कहता है कि वो एक्चुअली कांस्टेंट है। In 1882, the Danish physicist L. Lorentz demonstrated that the relationship K over sigma changes in direct proportion to the absolute temperature T. तो ये देखें ज़रा, इसमें के ई ओवर सिग्मा टी इक्वल्स टू, अब इसमें पाई स्केयर के स्केयर ओवर 3 ई स्केयर, ये जो चीज़ है ये वो लॉरेंस कहता है कि ये एक्चुअली ये नंबर जो है ना ये कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट जो है इसको एल का नाम दिया गया, और एल क्या है, इट इज़ लॉरेंस नंबर। और लॉरेंस नंबर की वैल्यू जो कैलकुलेट की गई वो बन रही है 2.45 इंटू 10⁻⁻8 वॉट ओहम पर केल्विन स्क्वायर, और ये तकरीबन तमाम मेटल्स के लिए कांस्टेंट है। ठीक है, यानी लॉरेंस नंबर जो है वो, जो अब देखें ये कैलकुलेट किया गया कि तमाम मेटल्स के लिए कितना है लॉरेंस नंबर 2.45 इंटू 10⁻⁻8 वॉट ओहम पर केल्विन स्क्वायर, ये तमाम मेटल्स के लिए सेम है। अब आपने इसको रखना है माइंड में। तो हम अगली स्लाइड पे देखते हैं कि थ्योरेटिकली जो लॉरेंस नंबर की वैल्यू ये आई थी। अगली स्लाइड पे हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटली लॉरेंस नंबर की वैल्यू क्या आती है। ज़रा आप ये टेबल देखें। इस टेबल में सबसे पहले है सिल्वर, ठीक है, फिर है गोल्ड, कैडमियम, कॉपर, इस तरह से बहुत सी यहाँ पे ये जिंक तक ये मेटल्स दी हुई हैं, और डिफरेंट टेम्परेचर्स पे इसके लिए लॉरेंस नंबर कैलकुलेट किया गया है, और ये एक्सपेरिमेंटली किया गया है। तो इसमें सिल्वर के लिए अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लॉरेंस नंबर कैलकुलेट करते हैं तो वो बन रहा है 2.31 इंटू 10⁻⁻8 आएगा साथ में, क्योंकि ये हर एक के साथ जो है ये L इंटू 10⁻⁻8 वॉट ओहम पर डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री स्क्वायर के पर डिग्री सेंटीग्रेड स्क्वायर के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया। तो इसमें देखें कि 0 डिग्री पे भी 2.31 बन रहा है, और 100 डिग्री पे 2.37 बन रहा है, जबकि थ्योरेटिकली जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो बन रहा है 2.45। तो काफ़ी हद तक ये एग्री कर रहा है थ्योरेटिकल वैल्यू से। सारी मेटल्स में ही आप देख लें कि उसी तरह की ही
वैल्यूज आ रही हैं, 2.35 है, 2.40 है, फिर 2.42 है, 2.43 है, 2.23 है, 2.33 है। तो इस तरह से ऑलमोस्ट जो है वो बहुत सी मेटल्स जो हैं ये उसी नंबर को फॉलो कर रही हैं। बस कुछ मेटल्स हैं जो जिसमें ये नंबर ज़्यादा वेरी कर रहा है। ठीक है जी। तो experimental values of Lorentz number L is found to agree with the theoretical values as shown in the table. At low temperature, अगर टेम्परेचर हम बहुत लो कर दें यानी डिवाइड टेम्परेचर से बहुत कम टेम्परेचर पे चले जाएं, L tends to decrease because the Cullinan time involved into two conductivities is not identical. यानी अगर आप बहुत ही लो टेम्परेचर पे चले जाएं, हीलियम टेम्परेचर के पास, या समझें कि डिबाई टेम्परेचर से टेम्परेचर बहुत ही लो हो जाए, तो ऐसे में फिर आपकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ और थ्योरेटिकल वैल्यूज़ दोनों जो हैं वो क्या हो जाएंगी, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती हैं, और इस तरह से मेटल्स जो हैं फिर इस लॉ से डेविएट कर जाती हैं। तो नॉर्मल रेंज में जब आप टेम्परेचर रखते हैं तो वाइडमैन फ्रांस लॉरेंस लॉ की थ्योरेटिकल वैल्यूज़ और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ एक दूसरे को जो है वो कंफर्म करती हैं और ये एक दूसरे के करीब हैं।